हेलो दोस्तों। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि दो सदिशों को किस तरीके से जोड़ा जाता है। ठीक है, तो हम इसमें ये चीज़ देखने वाले हैं। देखिए, ये जो लेक्चर है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हमें ये सीखना होता है कि अगर दो वेक्टर्स हैं तो दोनों वेक्टर को हम किस किस तरीके से जोड़ सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। ये चैप्टर ऐसा चैप्टर है कि हमारे पूरे फिजिक्स में तो काम आएगा 11th में, लेकिन 12th में भी आप शुरुआती के जो चैप्टर्स पढ़ेंगे उनमें भी इसका भरपूर यूज़ होता है। ठीक है, और जब अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करना शुरू करते हैं आप, तो उसमें इस चैप्टर की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो चलिए हम देखेंगे सदिशों को किस तरीके से जोड़ सकते हैं। तो हमारी हेडिंग होगी कि सदिशों को जोड़ना। सदिशों को जोड़ना। देखिए, इसको हम बोलते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर्स। अब देखिए, सदिशों को जोड़ने के लिए हम तीन मेथड यूज़ करते हैं। अभी हम पहला देखेंगे। हम ये देखेंगे कि सदिश योग की त्रिभुज विधि, हम ये देखेंगे। तो पहला हेडिंग हमारा होगा सदिश योग की त्रिभुज विधि। अच्छा, इसको बोला जाता है कि ट्रायंगुलर मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन। हम इसे बोलते हैं ट्रायंगुलर मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन। अब इस चीज़ को ज़रा आप समझिए। देखिए, जब भी दो त्रिभुज को जोड़ा जाता है तो दो वेक्टर्स को त्रिभुज विधि द्वारा जोड़ते हैं, तो एक हेड लेते हैं और दूसरा टेल लेते हैं। ठीक है, तो इसमें आप ये ध्यान रख सकते हैं कि इस विधि से दो सदिशों को जब जोड़ा जाता है तो इससे हम रिजल्टेंट यानी परिणामी सदिश ज्ञात करते हैं। ठीक है, और इसे हम जोड़ते हैं कैसे? एक का टेल लेंगे और दूसरे का हेड लेंगे, यानी कि एक का हेड दूसरे का टेल, और इस तरीके से हम प्राप्त करते हैं परिणामी सदिश। ठीक है, ज़रा समझिए इसे। जैसे देखिए, मान लीजिए कि एक सदिश आपका कुछ इस तरीके से दे दिया गया है और दूसरा सदिश इस तरीके से, यानी कि ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, ये दिया गया है। अब इन दोनों को हमें जोड़ना है त्रिभुज विधि से। तो देखिए, त्रिभुज विधि से इसको कैसे जोड़ा जाएगा। यहाँ पे हम क्या करते हैं, जैसा कि हमने देखा कि एक तो ये रहा, तो इस वेक्टर का, ए वेक्टर का ये हेड रहा और इसके हेड में दूसरे वेक्टर के टेल को जोड़ेंगे। तो अगर इस वेक्टर की बात करें तो इसका टेल यहाँ लगा देंगे। और आपको ये पता है कि हम किसी भी सदिश को, चाहे ऐसे है, इसको हम पैरेलली पीछे आगे पीछे मतलब इधर नीचे ऊपर आगे पीछे ये शिफ्ट कर सकते हैं। ये आपको पता है, उसकी दिशा वही होनी चाहिए। तो जब ये चीज़ आपको पता है तो हम इसे जोड़ेंगे कैसे। अब देखिए, हम जो बी वेक्टर आप देख रहे हैं इसको हम पैरेलली क्या करेंगे, थोड़ा सा नीचे करके इसमें लगा देंगे। तो जब इसमें थोड़ा सा नीचे करके आप ये कर देंगे तो ये आपका बन जाएगा बी वेक्टर। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना होता है कि जो इस ए वेक्टर का टेल है और बी वेक्टर का हेड है, इसे हम मिला देते हैं। ठीक है, तो जहाँ पर हेड हेड मिलता है और जहाँ पर टेल टेल मिलता है, तो टेल टेल और हेड हेड वाला जो होता है वही होता है परिणामी सदिश यानी रिजल्टेंट वेक्टर, और इसे हम आर से प्रदर्शित करते हैं, आर वेक्टर। ठीक है, और जब इसे लिखते हैं हम तो आर वेक्टर बराबर होता है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ऐसे हम इसको जोड़ते हैं। बात कुछ समझ में आई? चलिए, तो यहाँ से हमें ये पता चल गया कि जो आर वेक्टर हमारा है वो होगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के बराबर। बात समझ में आई? चलिए, एक और अपन बात करते हैं दूसरा।
एक तो ये हो गया। अब हम इसी में दूसरे की बात करते हैं। एक आपका वेक्टर कुछ इस तरीके से दे चुका है और दूसरा आपका वेक्टर कुछ ये दे रखा है। ये बी वेक्टर है और ये आपका ए वेक्टर है। अब इन दोनों को हमें जोड़ना है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, अब वो देखिए। एक का हेड और दूसरे का टेल, तो हम क्या करेंगे इसमें, इसको जोड़ते समय कि ये तो ठीक है ऐसा ही रहेगा ए वेक्टर। अगर हम बी वेक्टर की बात करें तो बी वेक्टर को हम थोड़ा सा नीचे करके इसमें जोड़ दें, क्योंकि ये हेड हो गया और इसका ये टेल हो गया, तब भी जुड़ जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे कि इसमें इस तरीके से ये जोड़ देंगे, तो ये आपका बी वेक्टर रहा और ये आपका ए वेक्टर रहा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से फिर इसको कैसे जोड़ेंगे, तो यहाँ से ए और यहाँ से ये और यहाँ से ये, हम इन दोनों को ऐसे जोड़ेंगे और ये हमारा आ जाएगा रिजल्टेंट, यानी कि परिणामी सदिश। ठीक है, अब परिणामी सदिश यानी आर वेक्टर, देखिए यहाँ पे भी दोनों हेड हेड हैं, तो दोनों हेड हेड हैं तो इसका मतलब यहीं से रिजल्टेंट मिलेगा। तो दोनों का टेल टेल और दोनों का हेड हेड जिससे जुड़ेगा वही आपका परिणामी सदिश होगा। इसे कृपया ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आर वेक्टर बराबर आ जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ये बात आपको समझ में आ गई। तो इस तरीके से हम ए वेक्टर और बी वेक्टर को जोड़ेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, ज़रा इसको ध्यान से समझिएगा। एक फ़ोटो है, इसमें आप हमें ये बताएंगे कि इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है और कौन सा इनकरेक्ट है, आपको ये बताना होगा। ठीक है, अच्छा लेकिन एक चीज़ हम आपको और बता दें, ज़रा ऊपर वाले को आप देखिए, उसको उस क्वेश्चन को करने से पहले ज़रा एक बार इसको और देखिए। हम ये आपको समझ में आ गया ना कि इस तरीके से जोड़ते हैं। हम एक आपको दूसरा तरीका भी बताते हैं, दूसरे तरीके से इसको कैसे जोड़ेंगे ज़रा वो देख लीजिए। तो हम ऊपर वाले फ़ोटो की बात करते हैं, इसको हम बाद में करेंगे, पहले हम इसको कर लेते हैं। देखिए आप क्या करिए, कहीं एक जगह से शुरू कर दीजिए। जब एक जगह से शुरू करेंगे तो अच्छा, इसमें फ़ोटो भी आप देख लीजिए कि फ़ोटो किस तरीके से, आप ए वेक्टर इसको अब हटाइए, इसको भी हटाइए। ठीक है, और यहाँ पे लिख दीजिए कि ये ए पॉइंट है, ये बी है और ये आपका सी है। ठीक है, ए से बी आपका ए वेक्टर, बी से सी आपका बी वेक्टर, ए से सी आपका जो जाएगा, ए से सी जो जाएगा वो आपका हो जाएगा सी वेक्टर। ऐसा अभी मान लीजिए जो आपने किया वो सही है। थोड़ा और इसमें देखिए, हम क्या करते हैं कि ए से शुरू करते हैं, तो ए वेक्टर प्लस ए से कहाँ पहुँचे बी, यानी कि ऐसे जा रहे हैं ना, बी से कहाँ पहुँचे सी, और बी से सी क्या है बी वेक्टर। या आप इसको ऐसे ज़रा ध्यान दीजिए कि ए से बी यानी ए बी वेक्टर प्लस बी से सी यानी कि बी सी वेक्टर प्लस सी से ए आप पहुंच रहे हैं, ए से बी और बी से सी और सी से ए, तो यहाँ पे सी ए वेक्टर बराबर 0। ये करना होता है क्योंकि इसमें वेक्टर में आप जहाँ से चलते हैं अगर वहीं पे आ गए तो यानी कि उन सभी का रिजल्टेंट 0 होता है। ठीक है, यानी कि परिणाम उनका क्या होता है 0। तो अब यहाँ पे समझिए, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर। अब देखिए रिजल्टेंट क्या होता है, ए से सी रिजल्टेंट होता है ए सी, लेकिन हमने लिखा है सी ए, तो जब सी ए लिखा है और उसको ए सी लिखेंगे तो दोनों की दिशा क्या हो गई, विपरीत हो गई। ए से सी जाना अलग बात है और सी से ए जाना अलग बात है। अगर हम इसे सी ए की जगह अगर ए सी लिखना चाहें तो आगे हमें माइनस लगा के ए सी वेक्टर लिखना पड़ता है और फिर बराबर 0। आप ये लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आप बी सी लिखें और सी बी लिखना पड़ जाए, मतलब सी बी लिखना पड़ जाए, तो आगे आपको माइनस लगाना पड़ता है, ये ध्यान रखिए। तो यहाँ से हम चाहें तो ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर बराबर माइनस इधर जाएगा तो प्लस ए सी वेक्टर लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से आपने देखा था कि जो सी वेक्टर है वो किसके बराबर है, आर वेक्टर के बराबर, यानी कि परिणामी सदिश के बराबर। तो अब इसे लिखें तो ए बी वेक्टर किसके बराबर है, ए वेक्टर के,
बी सी वेक्टर किसके बराबर है, बी वेक्टर के, तो आप लिखेंगे बी वेक्टर बराबर ए सी वेक्टर किसके बराबर है, सी वेक्टर के, आप ऐसे लिखेंगे। या फिर आप लिख सकते हैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर आर वेक्टर, आप ये लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि सी वेक्टर जो है वो आर वेक्टर के बराबर है। बात समझ में आ गई। चलिए, अगर ये चीज़ समझ गए तो अब ज़रा नीचे वाला समझिए। हाँ जी, अब हम इसकी बात करेंगे। देखिए हम शुरू कहाँ से करेंगे, यहाँ से। तो अब ना इसे आप हटाइए, इसको भी हटाइए। अब यहाँ ज़रा आप ध्यान से देखिएगा, इसको हम मान रहे हैं ए और ये बी और ये सी, ठीक है। आप क्या करिए कि ए बी को ए वेक्टर ऐसे ले लीजिए, बी सी को आप बी वेक्टर ऐसे ले लीजिए और ए सी को आप सी वेक्टर ऐसे ले लीजिए, ठीक है, इस तरीके से ले लीजिए। अब देखिए यहाँ पे हम ए से शुरू करेंगे, तो ए से बी, अरे तीर ऐसे ही जा रही है ना, तो ए से कहाँ आएंगे, बी, तो लिखेंगे ए बी वेक्टर प्लस बी से कहाँ जा रहे हैं, सी, तो लिखेंगे बी सी वेक्टर प्लस सी से कहाँ जा रहे हैं, ए तक, तो हम लिखेंगे सी ए वेक्टर, और सभी का योग क्या होता है, 0 के बराबर होता है। अच्छा, इसे आप चाहें तो लिख दें ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर। अब यहाँ समझिए, ए बी और बी सी, और ये अब आपको, ये हमारा परिणामी सदिश होता है, तो इसे जब लिखते हैं तो हमें सी ए नहीं ए सी लिखना होता है, ठीक है, क्योंकि ये तो हम अपने मन से जोड़े हैं ना, ये परिणामी सदिश हम अपने मन से निकाले हैं, तो इसे ए सी, और सी ए प्लस में है, और उसे अगर ए सी लिखें, ए सी वेक्टर, तो हमें आगे माइनस लिखना पड़ेगा और बराबर 0। अब देखिए, इसे आप लिख सकते हैं ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर इज इक्वल्स टू ए सी वेक्टर, आप ये लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसके आगे ज़रा ध्यान से आप समझिए यहाँ पे कि अगर हम ये लिख रहे हैं कि ए बी वेक्टर है प्लस बी सी वेक्टर है, सॉरी, हाँ जी, ज़रा यहाँ ध्यान से समझिए आगे। यहाँ पे क्या दे रखा है, ए बी वेक्टर, तो ए बी वेक्टर की जगह हम क्या लिख दें, ए वेक्टर, तो ए वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर की जगह बी वेक्टर बराबर ए सी वेक्टर की जगह सी वेक्टर, और सी वेक्टर ही हमारा आर वेक्टर के बराबर होता है, तो यहाँ से लिख सकते हैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर आर वेक्टर, कोई दिक्कत नहीं, आप ये लिख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका रिजल्टेंट वेक्टर। चलिए, एक क्वेश्चन हम आपको देते हैं, और उस क्वेश्चन को आप बताइए कि कैसे सॉल्व किया जाएगा। मतलब 4 ऑप्शन होंगे, हाँ, उन चारों ऑप्शन में से आपको ये बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। देखिए, ये फोटो आपके सामने है, ठीक है, ये आपका कुछ दे रखा है यहाँ पे, ये ए वेक्टर है, और ये आपका बी वेक्टर है, और ये आपका सी वेक्टर है, ठीक है, और यहाँ से शुरू हुआ है ये, और फिर गया है ये, ठीक है, तो हाँ जी, ये और इसका भी ये दे रखा है, ठीक है। तो अब इसमें आप बताइए ऑप्शन कौन सा सही है। देखिए, पहला ऑप्शन हमारा ये है कि ए वेक्टर, पहला है ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर बराबर 0। दूसरा ऑप्शन आपका दे रखा है यहाँ पे कि ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर बी वेक्टर, ठीक है। तीसरा ऑप्शन अपने को दे रखा है कि बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर माइनस सी वेक्टर बराबर 0। चौथा ऑप्शन आपको दे रखा है कि ए वेक्टर बराबर बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर, ये दे रखा है। अब इन चारों में से आपको ये सोच के बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। जरा देखिए एक बार, चलिए, अगर आपने ये देख लिया तो अब इसमें से हम आपको बताते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ज़रा यहाँ आइए, हम शुरू कहाँ से करेंगे, ए से, ऐसे ही ना, ऐसे। आप ऐसे नहीं जा सकते क्योंकि ये दोनों जहाँ मिल जाएगा वहाँ पे परिणामी सदिश मिलेगा, यानी रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा, ठीक है। तो आप खुद देख के बता सकते हैं कि जहाँ पर टेल टेल मिले
और जिसका हेड हेड मिले वही रिजल्टेंट होता है, मतलब ये हमारा रिजल्टेंट होगा। ठीक है, अब यहाँ समझिए, हम ए से मतलब ऐसे चले ना तो लिखेंगे ए वेक्टर, फिर ऐसे जाएंगे ना तो लिखेंगे सी वेक्टर, ये लिखेंगे। अब देखिए हमें यहीं पे आना है तो हम उल्टा आएंगे। कैसे आएंगे? उल्टा। हम चले यहाँ से ऐसे फिर ऐसे तो प्लस प्लस, जब ऐसे आएंगे तो तीर तो ऐसे है और हम जा रहे हैं उसके विपरीत दिशा में, तो ये प्लस का क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। प्लस की जगह क्या ले लेंगे? माइनस और बराबर 0। तो एक ऑप्शन देखिए, मतलब अगर हम ऑप्शन की बात करें तो ज़रा ये देखिए किस में सही है, ये चीज़ आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो आप कहेंगे कि पहला ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, अब आगे थोड़ा सा इसको और मॉडिफाइड करेंगे। मॉडिफाइड इसमें करेंगे ये कि अगर मान लीजिए इसको इधर भेज दें, यानी हम लिखें ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर बी वेक्टर, तो एक मतलब इसी चीज़ को हम ये भी लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं। तो इसको हम ये लिख दिए। अब ज़रा ये देखना है कि ये किस में ऑप्शन करेक्ट है। तो देखिए ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर बी वेक्टर, मतलब ये भी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, अब ज़रा एक चीज़ और देखिए, इन दोनों को इधर लेके आइए, तो बी वेक्टर ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस, ए वेक्टर ये प्लस से इधर जाएगा तो माइनस, सी वेक्टर बराबर 0। बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर माइनस सी वेक्टर, देखिए तीसरा ऑप्शन भी आपका करेक्ट दिख रहा है। ठीक है, यहीं से एक चीज़ और करिए कि ये चीज़ आ गया, यहीं से देखिए एक चीज़ और कि अगर हम केवल ए वेक्टर लिखें और बराबर ये आपका बी वेक्टर है, बी वेक्टर, अगर हम सी वेक्टर को इधर भेज दें तो ये सी वेक्टर, तो अब देखिए ये भी है कि नहीं? ये भी है, मतलब ये चारों ऑप्शन क्या है? करेक्ट है। कहने का क्या मतलब था कि ये तो हमारा पहला है, इसी से हम ये चारों बना सकते हैं। ठीक है, इसी से हम चारों बना सकते हैं। ठीक, ये बात समझ में आ गई। तो अब ये आपको समझ में आ गया होगा कि अगर त्रिभुज सदिश की त्रिभुज योग विधि द्वारा किस तरीके से दो सदिशों को जोड़ा जाता है, ये आप समझ गए। ठीक है, अब हम इसके बाद देखेंगे इसके गुणधर्म के बारे में, यानी कि प्रॉपर्टीज, ऐसा बोल सकते हैं इसमें सदिश योग के गुण, यानी प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन वेक्टर। तो हम इसमें हमारी हेडिंग है सदिश योग के गुण। अब जरा यहाँ समझिए, ये हमारी है प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन वेक्टर या वेक्टर एडिशन, आप ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, हाँ जी, चलिए इसमें पहली प्रॉपर्टी के ऊपर अपन बात करते हैं। तो देखिए ध्यान से, अगर मान लीजिए दो वेक्टर, एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर बी है। ठीक है, तो ए वेक्टर में अगर बी वेक्टर जोड़ें या फिर बी वेक्टर में ए वेक्टर जोड़ दें, दोनों बातें सेम है। आप इसमें पहले ए में बी जोड़िए या फिर बी में ए जोड़िए, दोनों बातें सेम है। आप कहेंगे कि ये क्या चीज़ है, आप थोड़ी देर बाद समझ जाएंगे। जब अपन क्वेश्चंस वगैरह करते हैं, जब हमारा सब्सट्रैक्शन आता है, तो आप समझ पाते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, मतलब ये पहला पॉइंट ध्यान रखना है कि अगर ए वेक्टर में बी जोड़िए या बी वेक्टर में ए जोड़िए, दोनों का जो भी आएगा, जो भी रिजल्टेंट आएगा, वो दोनों का बराबर होगा। ठीक है, दूसरी बात आप ये बोलेंगे कि एक ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और उसके बाद उसमें हम सी वेक्टर जोड़ देते हैं, यानी कि यहाँ हमने क्या किया कि इसमें इसको जोड़ा और बाद में तीसरे को जोड़ा। पहले ए वेक्टर में बी वेक्टर को जोड़ा, उसके बाद हम सी वेक्टर को जोड़ रहे हैं। आप ये करिए या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि ए वेक्टर को बाद में जोड़िए, पहले बी वेक्टर और सी वेक्टर को जोड़ लीजिए। आप ये करें, दोनों का जो भी आएगा वो सेम आएगा। ठीक है, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं, यहाँ पे एक काम और कर सकते हैं कि ए वेक्टर और सी वेक्टर को पहले जोड़ लीजिए, ए वेक्टर और सी वेक्टर को पहले जोड़ लीजिए और बाद में बी वेक्टर को जोड़िए, ये बातें सेम होने वाली है। ठीक है, बात पल्ले पड़ी। चलिए ये चीज़ समझ में आ गया। तीसरे पॉइंट की अपन बात करते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है? अगर हम तीसरे पॉइंट की बात करें तो m प्लस n, यानी कि दो नंबर्स हैं और उनमें a वेक्टर ऐसे मल्टीप्लाई करना है।
तो देखिए इसका जो भी रिजल्टेंट आएगा वो आप ये जब करेंगे एम ए वेक्टर प्लस एन बी वेक्टर, तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा इसका भी रिजल्टेंट वही आता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, हम ऐसा कर सकते हैं। चौथे की बात करें तो देखिए अगर ए वेक्टर में हम 0 वेक्टर जोड़ देते हैं तो भी ए वेक्टर ही आता है। ठीक है, अगर फिफ्थ की बात करें तो हम ये कहेंगे कि अगर ए वेक्टर में उसी का निगेटिव वेक्टर जोड़ दें यानी कि ऋणात्मक सदिश जोड़ दें तब आएगा आपका 0 वेक्टर। आप ऐसे 0 नहीं लिखते हैं, अगर ए वेक्टर में से ए वेक्टर को आप घटाते हैं मतलब कि एक सदिश है उसी का ऋणात्मक सदिश जब जोड़ते हैं तो जो सदिश प्राप्त होता है वो होता है 0 वेक्टर यानी कि 0 सदिश। बात समझ में आ रही है? तो आपको ये ध्यान रखना है, ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है। बात पल्ले पड़ी। चलिए, अगर आप त्रिभुज की योग विधि सीख गए तो अब हम बात करेंगे सदिश योग की समांतर चतुर्भुज विधि। ठीक है, अब हम समांतर चतुर्भुज विधि द्वारा अब सदिशों को जोड़ेंगे और उसको कैसे जोड़ते हैं अब वो जरा सीखिएगा। अच्छा, आप एक काम करिए कि इसके पहले त्रिभुज विधि की जो परिभाषा है आप चाहें तो लिख लें या फिर आपको बोर्ड स्क्रीन पे मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको रहने देते हैं, अपन आगे पढ़ते हैं।